2004 में मेरा एडमिशन रहा राजस्थान कॉलेज में। मैं विश्वविद्यालय गया और वहाँ जाके साल भर तक मैं संघर्ष करता रहा। फिर उसके बाद मुझे मेरे चौमू जो तहसील है उसका अध्यक्ष बनाया गया NSVI का। धीरज गुर्जर उसमें प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय। हाँ जी, तो मेरे को यहाँ का बनाया। फिर उसके बाद नमस्कार साथियों, आज अपने स्टूडियो में अपने गेस्ट सुरेश जी यादव उपस्थित हैं और युवा नेतृत्व की एक बड़ी मिसाल के रूप में आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपका सर हमारे स्टूडियो में आने पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रवेश से आपने शुरुआत की है, पूरी टीम आप बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, इसलिए सबको आपको बहुत स्वागत है और आपका अभिनंदन भी रहूँगा मैं कि आपने ग्रामीण प्रवेश में एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। बिल्कुल सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप बड़े इंटरेस्टेड के रूप में देखे जा रहे हैं, युवा नेतृत्व के रूप में देखे जा रहे हैं। आप थोड़ा बचपन से आपका जीवन की जो शुरुआत हुई उसके बारे में बताओ कि जो परिवार था उसका और शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई। देखो, मैं बिल्कुल पुष्कर जी बहुत ग्रामीण परिवेश से आने वाला व्यक्ति हूँ। गांव देहात से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, खेत और खलिहान से निकल के हम आए हैं। यही मेरे गांव की जो है शिक्षा मैंने ली है। मैं ग्रामीण परिवेश से रहा और 12th तक इवन दैट मेरी सारी जो पढ़ाई है वो लगभग मैंने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से की है। तो सरकारी विद्यालय और हाँ, मैंने 12th तक भी मैं मेरी लोकल जो गांव है उस गांव में मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैं राजस्थान कॉलेज चला गया, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है। विश्वविद्यालय गया, वो भी गवर्नमेंट इसमें यूनिवर्सिटी है। ग्रामीण परिवेश का मतलब ये नहीं है क्योंकि एक नया कल्चर लोगों में पैदा हुआ था, शहरीकरण और ग्रामीणकरण। लेकिन मेरा एक मानना है कि प्रतिभा तो कहीं भी हो सकती है, कहीं भी। और आज अपन देखते हैं कि गुजरी का लाल जो एक वर्ड था, मेरे गाँव के लोगों ने तो प्रसिद्ध किया है। जो गाँव के लोग थे उनने कहाँ जाके अपनी शोहरत हासिल की, उसकी वजह से तो गुजरी का लाल बना। बिल्कुल ऐसा सब। तो हम सब गाँव के लोग ग्रामीण परिवेश से एक संघर्ष कर रहे हैं। सर, आपका राजनीति में आने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? परिवार या सामाजिक या ऐसा कोई युवा नेतृत्व देखा आपने? देखो, मेरा कोई भी परिवार में राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मेरे दूर दूर तक जो मेरा परिवार का बैकग्राउंड है, मेरे परिवार के जो मेंबर हैं, कोई भी ज़्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। लेकिन जब मैं 2005 और 2006 में राजस्थान कॉलेज में गया तो मुझे बड़ी एक समस्या हुई, क्योंकि वहाँ जब हम जाते हैं तो एक्चुअली में क्या है कि गांव का जो बच्चा वहाँ जाएगा पढ़ने के लिए और वहाँ थोड़ा सा शहरीकरण है। आप जाते हो, जब हम शुरू में गए होंगे तो बड़ा ये लगा था कि जयपुर जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, जयपुर की कॉलेजें हैं, गुलाबी नगरी हम गए। लेकिन वहाँ जाके हम गए तो क्योंकि देखो, एक तो हम 50 किलोमीटर दूर से यहाँ जा रहे हैं, 50 किलोमीटर बड़ा रोडवेज से जाना आना कितना जूझना था हमें। लेकिन हम वहाँ जब गए तब भी हमारी समस्याएं हल नहीं हो रही थी, बड़ा जूझना पड़ता था वहाँ, चाहे वो माइग्रेशन को लेके हो, चाहे वो फीस को लेके हो, चाहे वो एडमिशन को लेके हो। और बहुत एक गाँव का जो बच्चा था बड़ा हीन भावना से ग्रस्त था वहाँ जाके। तो कि मेरे मन में मदद करने वाला था नहीं, बातचीत बिना। बिल्कुल बहुत से लोग थे, लेकिन मेरे मन में एक टीस था कि मेरे को भी एक मदद करनी चाहिए इन लोगों को। तो मेरी वहाँ से मतलब स्वयंभू प्रेरणा मिली मुझे खुद को कि मुझे आगे आके भाई इन बच्चों की प्रेरणा करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो एडमिशन मैंने तो ले लिया। लेकिन अब जो मेरे छोटे भाई आ रहे हैं विश्वविद्यालय कॉलेज में, मेरे को उनकी मदद करनी चाहिए। जो समस्या मुझे मेरे सामने फेस हुई, खासकर उनके सामने फेस नहीं होना चाहिए। और उनके समस्याओं का मैंने सोल्यूशन करने के लिए मैं छात्र जीवन में और छात्र राजनीति में आने के मतलब एक लालायित था। और स्वाभाविक रूप से आपने बताया कि अब मैं कंटिन्यू संघर्ष में चल रहा हूँ जी। तो सर, आपने पार्टी के रूप में जब देखा तो केवल कांग्रेस पार्टी को ही चुना, उसकी कैसी विचारधारा, कोई ऐतिहासिक बातें, कुछ ऐसा किस पार्टी की विचारधारा से आप प्रभावित हैं? मैं पुष्कर जी मैं कहूँगा, कांग्रेस बेसिकली पार्टी नहीं है, कांग्रेस विचारधारा है। इस देश का एक DNA है और इस देश की रीति नीति बनाने में कांग्रेस का योगदान है। आज देश के तमाम देश के जो आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक देख लीजिए आप, चाहे वो बात तब नेहरू जी कर लीजिए, महात्मा गांधी जी कर लीजिए, सरदार वल्लभ पटेल कर लीजिए, भगत सिंह कर लीजिए, तमाम जो लोग रहे हैं, हमारे देश के आचार विचार व्यवहार जो रहा है वो कांग्रेस की रीति नीति से रहा है। तो स्वाभाविक बात है, जब हम अपने ग्रामीण परिवेश से निकल के जा रहे हैं, क्योंकि हम बड़े प्रभावित थे, भगत सिंह से बहुत प्रभावित था मैं, महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित था मैं। अब सोच के देखो, देश का पहला प्रधानमंत्री जितना बड़ा विजन लेके चलता है, जिसने उस समय IIT IIM से NAM से बाबा, इन लोगों की सोच थी, उन लोगों की सब उनसे मैं प्रभावित था और ये विचारधारा मुझे लगी। तो मैं इस विचार और इस मिशन के साथ जुड़ गया। बिल्कुल।
आपकी नज़र में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है आपको? कांग्रेस के सामने जो दिखती है वो क्या नज़र आती है आपको? कांग्रेस एक विचारधारा है और आम लोग इसको जीते हैं, लेकिन चुनौती आज के परिप्रेक्ष्य में है। आज जो तथाकथित सांप्रदायिक ताकतें हैं, मैं कहूँगा बीजेपी और आरएसएस, जो पर्दे के पीछे जो आरएसएस काम करती है, वो हम सब फेस कर रहे हैं। पुष्कर जी, आप भी वेल एजुकेटेड आदमी हैं, मुझे पता है इस चीज़ का। आप भी कॉलेज में जाते हैं, आप भी मीडिया में हजारों लोगों से रूबरू होते हैं। रूबरू हर आरएसएस किस तरीके से पर्दे के पीछे काम करता है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो मजहब के नाम पे हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद के नाम पे हो, एक लोगों को बांटने का काम कर रहा है। आज आप सोच के देखिए किस तरीके से, जैसे अब मान लो कि कल बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती है। हाँ। इन लोगों को संविधान पसंद नहीं है। आज कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा, हम जैसे युवा जो है संविधान और उनकी विचारधारा को बचाने में लगे हुए हैं। इन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई है। ये लोग तो संविधान की जो है पन्ने पाड़ के उनकी प्रतियां जलाने विश्वास करते हैं। मनुष्य प्रति इन लोगों को पसंद आती है। अगर इस तरह की सोच ये रहेगी, ये चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां कांग्रेस के लिए नहीं है, ये चुनौतियां मतलब संविधान के ऊपर और किसान इनके सामने समक्ष आती है। ये चुनौतियां कल परसों से एक बयान भी जारी हो रहा है भजन लाल जी का कि 20 से 25 दिन काम ही करता है किसान। क्या आप सोच के देखो, इस देश प्रदेश का दुर्भाग्य है। एक प्रदेश का दुर्भाग्य, एक ऐसा सीएम मिला हमें जो वाकई कुछ नहीं जानता है। कहता है मैं किसान हूँ। अरे भाई, तू किसान कहाँ से हो गया? और आपने देख लिया किसान वो कह रहा है कि मैंने सिर्फ 5 दिन काम करता है। वो जो बयान कितना वायरल हो रहा है, अब शर्म ही नहीं है उन लोगों को, कैसे बयान दे रहे हैं। कितना बड़ा प्रदेश है, उस प्रदेश के अगर ऐसे ऐसे लोग सीएम बनेंगे तो आप मुझे बताइए देश का, इस प्रदेश का भला हो सकता है? जो वीरों की नगरी है, दुनिया में जाने जाने वाला राजस्थान है, पूरे देश में मतलब अपने राजस्थान की अलग पहचान है। और उस प्रदेश में अगर ऐसे लोगों को सीएम आप बनाएंगे जिनकी खुद की जवाबदेही नहीं है, जो खुद जानते ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, कोई विजन नहीं है, एक पर्ची से बन के सीएम बन के आ गए और अभी लोगों को चला रहे हैं। ठीक है, अपन अपने टॉपिक की और बात करते हैं। सर, आजकल के युवाओं को क्यों पसंद करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी? तो क्या ये रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करती है? देखो, मेरी एक बात बताइए पुष्कर जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस एक विचारधारा है, पार्टी की बात मत करिए। विचारधारा है। मैं ये कहूँगा क्यों पसंद नहीं करनी चाहिए, ये तो सवाल ही नहीं है। पसंद देश के डीएनए में कांग्रेस है। आप मुझे एक बात बताइए, अपन बताओ वो कौन सा सवाल कर रहे हैं? अपन वो सवाल कर रहे हैं अपने परिवार में, अपने किसी दादा है पड़दादा को गाली निकाल रहे हैं। आप सोच के देखिए, पर ये देश बना कहाँ से? क्या जब देश आज़ाद, देश की सुई बनती थी? अपना देश जब आज़ाद हुआ तब क्या स्थिति देश की? कितना गरीब था। इस देश को इस मुकाम पे कौन कौन लेके आया? चाहे वो देश की विचारधारा हो, चाहे देश की जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हो, जितने भी हायर एजुकेशन संस्थाएं हो, कौन बना के लाया? और आज 15 साल से जो राज चल रहा है, जिस राज की अपन बात करते हैं, बता जी कितने एम्स खोल दिए उन्होंने, बताइए कितने IIT IIMs बताइए आप मुझे। क्या किया उन लोगों ने? उन लोगों ने संविधान संस्थाओं को बेचने का काम किया है। वो लोग इन संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। आज शिक्षा की अपन बात करें, बेरोजगारी की अपन बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, अच्छा राजस्थान की अपन बात करते हैं। चिरंजीवी जो योजना थी हॉस्पिटलों में, आम आदमी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल दिखा रहा था। गहलोत जी ने जो योजना दी, घर घर में योजना चल रही थी। आज क्या हालात है? राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना, भामाश योजना बंद हो चुकी है, नहीं चल रही है। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने यूनियन बना के ज्ञापन दे चुके हैं। वो लोग बोल चुके हैं कि हम कोई योजना का लाभ किसी मरीज को नहीं देंगे। और सरकार कहाँ है? बिल्कुल, सरकार का सिर्फ एक काम बच रहा है, हर 7 दिन में दिल्ली जाना, वहाँ से जो है वो कहते हैं ना कि 2 MD और CMD दिल्ली बैठे हैं और स्टेट मैनेजर यहाँ लगा रखा है। स्टेट मैनेजर जाता है, राजस्थान का टारगेट लेके आ जाता है, और जो टारगेट उसको देते हैं अगर उसको अचीव करता है तो ठीक है, वरना वो पर्ची सरकार गालियाँ देती है। तो इनका ये बढ़ रहा है। आम आदमी से मतलब ही नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अब दूसरी बात, आप एजुकेशन देख लीजिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में RSI जैसी संस्थाओं के प्रोग्राम होने लगे हैं। अरे भाई, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, वो महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं, मैं बिल्कुल ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। ये लोग बड़े शातिर लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने से भोले लोग हैं, अपने ग्रामीण प्रदेश के लोग हैं जो बहुत भोले हैं। इनकी पॉलिसी अपन जानते नहीं है। उन लोगों ने पहले भी करवाया प्रोग्राम, ये पहला प्रोग्राम नहीं है। विश्वविद्यालय में ये प्रोग्राम पहला नहीं है, पहले भी करवाया। उन लोगों को जब ये लगा कि राजस्थान की छात्र शक्ति वहाँ आएगी, हमारा विरोध करेगी, तो उन्होंने रातों रात उस टाइटल को चेंज कर दिया, रातों रात चेंज करके और महिला सशक्तिकरण का लगा दिया। ये बहुत मतलब अलग तरह के लोग हैं और इनका एजेंडा भी यही होता है। इनका कोई एजेंडा ही नहीं है महिला सशक्तिकरण का, कोई भी एजेंडा नहीं है। मैं बताऊँ ना कितने बलात्कार हो रहे हैं राजस्थान में,
आप भूल गए कल परसों की बात जयपुर में कि एक दिन में 3 कांड हुए, बताओ। एक जो है बालिका किसी बाइक पे जा रही है, आप देखो उस पे छेड़छाड़ वाला वीडियो वो मैन शहर की बात है, सोशल ये मीडिया। मैन के शहर की बात आप सोच के लीजिए, दूर दराज मारवाड़ में क्या हाल होंगे, ग्रामीण परिवेश में क्या हाल होंगे, मेवात में क्या हाल होंगे। ये शहर की बात है जो प्रदेश की राजधानी है। चलो इसी कड़ी में हम आपसे एक सवाल होते हैं कि आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ? पृष्ठभूमि में आपके परिवार से कोई आता नहीं है, तो छात्र राजनीति से आए या संगठन से जुड़ाव कब हुआ? देखो मुझे 6 महीने बाद में मैं जिले के कार्यकारिणी में प्रदेश महासचिव बना दिया, वो जिला महासचिव बनाया गया। फिर मैं 2006 और 7 मतलब संगठन की सरसरा से बने हुए, क्योंकि उस समय चुनाव बंद हो गए थे भाई, राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव बंद हो गए थे, चुनाव की प्रक्रिया बंद हो गई थी 2005 में। अच्छा। चुनाव तो लगभग छात्र संघ जो संघ थे वो चुनाव बंद थे, वो नहीं। फिर मैं प्रदेश कार्यकारिणी में आया, प्रदेश महासचिव रहा, फिर मैं NSUA का राष्ट्रीय सचिव रहा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना। उस दौर में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र सीनेटर भी था। जो सीनेटर का एक चुनाव होता था, जो सिंडिकेट की तरह जब भी मीटिंग होती थी उनमें जाया करता था, तो मैं सिंडिकेट का मेंबर भी रहा राजस्थान विश्वविद्यालय का। फिर मैं प्रदेश पे नेशनल लेवल पे गया, मैं वहाँ मैं प्रवक्ता रहा, नेशनल सेक्रेटरी रहा, कई राज्यों का मैं प्रभारी रहा NSUA में। फिर उसके बाद में संगठन में चलता रहा, कभी यूथ में रहा, फिर कई संगठन में रहा, मैन कांग्रेस में भी काम कर रहे हैं, विचारधारा के तौर पे हम हाँ उसमें कर। हालांकि आपको संगठन ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी, अलग अलग राज्यों का प्रभार भी देखा, तो कौन कौन से राज्यों में आप प्रभारी के रूप में या कार्य संगठन को विस्तार करने के लिए कार्य किया? मैं फिलहाल मेरे पास जिम्मेदारी जो है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ कांग्रेस, किसान कांग्रेस का। उत्तराखंड का मैं प्रभारी हूँ अब बेसिकली। जो मेरा जो मेन इंचार्ज जो मेरा स्टेट है उत्तराखंड है। इलेक्शन टाइम में लगभग मैं इलेक्शन में बिहार भी गया हूँ, यूपी भी गया हूँ, हरियाणा में गया हूँ, लगभग करीबन मेरे 10 स्टेट जो है देख लिए मैंने चुनाव के पर्पज से। पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देती है, लगभग मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से मैं पूरा दे पाऊँ। बिल्कुल जी सर, आपको वहाँ पर गए तो कुछ ऐसा अलग अलग अंतर आया कि अलग अलग राज्यों में जाते हैं तो कुछ अंतर आता है, बेसिकली संस्कृति, भाषा, राजनीति की, जनताओं की कुछ उपेक्षाओं का भी अंतर आया होगा? बहुत बदलाव है। हर जगह आप जाएंगे, अपने पड़ोसी स्टेट है हरियाणा, वहीं राजस्थान के रियासत में भी चुनाव में रात दिन का अंतर है। राजस्थान के चुनाव और वहाँ के चुनाव में रात दिन का अंतर है। और यूपी जाएंगे तो वहाँ का बिल्कुल कल्चर अलग है, वहाँ जाएंगे हाँ बिल्कुल, वहाँ जाएंगे तो वहाँ जो अपना जो चुनाव है, अपने लोग अभी भी थोड़े से स्वाभिमानी लोग हैं, स्वाभिमानी, सवाल नहीं करते हैं लोगों से। अरे भाई किसी को विधायक बनाया आपने, किसी को MLA MP बनाया किसने? पब्लिक ने बनाया, जनता ने बनाया, तुमने वोट दे के बनाया, तुम्हारा अधिकार क्या है? आप अधिकारियों की बात करिए, आप जिस पर्पज से आपने बनाया आप तो बात तो करिए। यूपी के लोग, हरियाणा के लोग बहुत एडवांस हैं, वो बिल्कुल MLA से आँख मिला के बात करते हैं, आँख मिला के बात करते हैं। भाई ये मैंने आपको वोट दिया, ये काम क्यों नहीं हुआ? तो वहाँ के जो MLA MP हैं उनकी स्थिति ये रहती है, वो गाँव में घुसते नहीं है। उनको पता है कि ये इन्होंने गाँव वालों ने काम बोला और वो काम करने के बाद जाएगा वो, वरना वो नहीं जा पाएंगे। अपने यहाँ थोड़ा सा आगे ये नहीं है, अपने यहाँ लोग वोट देके भूल जाते हैं, अभी भी लोग बस वो BJP और कांग्रेस 2 पार्टियों में बटे हुए हैं, ताकि उनको ये नहीं पता है कि अच्छा लोग कौन है जिनको हमने जिताया है। जनता की समस्याओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है वहाँ पर, आम आदमी को देना चाहिए ना भाई। अगर क्या आपने किसी को MLA बनाया है भाई, वो किसी थोपा अपने पर थोपा नहीं गया, हमने बनाया उसको। कोई भी हो अपने क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है तो हमारे वोटों से बनाया ना, और हमने उनको वोट दिया है, तो हमारा अधिकार है कि हम अपने अधिकारियों की बात तो करें। बिल्कुल। और बेसिकली हम पर्सनली किसी की मांगते ही नहीं है, जनरली तो बात करना, गाँव की हित की बात तो करनी चाहिए ना। सफाई गाँव में क्यों नहीं हो रही, पानी क्यों नहीं आ रहा, स्वास्थ्य क्यों क्या है, PHC कहीं चल रही है, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना। और इन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो ये जो MLA MP जो बनते हैं इनके मजे हैं। उनको पता है कि यार कोई समस्या लेके आ नहीं रहा, आम पब्लिक जो है कोई मतलब नहीं है, अपने मैन गुर्गे पाल के रखते हैं वो लोग। तो इस तरह का जो है UP MP में नहीं होता है, हरियाणा में नहीं होता है। वो लोग बिल्कुल आँख मिला के सवाल करने की बात कोशिश से करते हैं, पूरा फोकस जी। सर अब जो राजनीति है तो युवाओं को आप किस नज़र से देखते हैं, उनको किस कड़ी में आगे आना चाहिए, कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि जहाँ पर कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। देखो युवा को तो आना ही चाहिए, युवा का उल्टा क्या होता है? हवा होता है। और हवा जब चलती है, ये वो कहते हैं ना कि जब हवा अपने औकात पे रहती है, अपने सबर टूट जाता है हवा का, तो वो ठंडी भी लगती है, जब अपने औकात पे रहती है ऐसे जल्दी लाती है कि गांव शहर सारे हो जाते हैं। तो हवा और युवा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। चाणक्य ने एक बात कही है
कि जिस देश का युवा अगर राजनीति में आने के लिए मना करता है तो वो देश के लिए कुठाराघात है, वो देश के लिए दुश्मन है, वो देश की या प्रदेश की उसकी विचारधारा के अनुरूप नहीं है, मतलब वो पशु सम्मान उसको माना गया है। तो हम तो युवा हैं और हमारी जो सोच है, सोचो जब भगत सिंह 21-22 साल में फांसी ला सकता है और उस फांसी की वजह से पूरा देश आज़ाद हो सकता है, तो आज हमें तो उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज जो मूलभूत समस्या है उसको लेकर हम आगे क्यों नहीं आएंगे? और युवा जब नहीं आएंगे, आप देखो जितनी क्रांति आई है इस दुनिया में, जितनी भी क्रांति आई है युवाओं लेके आई है। युवा रास्ता अपने इंडिया में देख लीजिए, जितनी भी क्रांति आई है, जितने बड़े जन आंदोलन हुए हैं वो युवा लेके आए हैं। और अभी आप देख लीजिए अपने नियर बाई जो कंट्री है नेपाल में, देख लीजिए क्या हाल हुए, एक जेनजी जो वर्ड चल रहा है विदेश में, पूरी दुनिया में चल रहा है। नेपाल में चेंजिंग हो गई, बांग्लादेश में चेंज हो गई, ऐसा ही इंडिया में होगा अगर जल्दी ऐसा नहीं हुआ तो। अगर जल्दी ये परसेंट बढ़ता रहा तो इंडिया में भी जेनजी मतलब उठेंगे और इसकी बगावत करेंगे, इस सरकार की बगावत करेंगे, जो तानाशाही सोच है इसकी बगावत करेंगे। अभी बहुत कम समय बच रहा है, कम समय, अगर ये समय पर लोग नहीं समझ पाए तो। वैसे आज के समय में जो देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं वो कौन कौन से मुद्दे आते हैं? जैसे कुछ ऐसे पॉइंट या मुद्दे कि आज वास्तव में जो ये मुद्दे चर्चा का विषय है। देखो आप मुझे एक बात बताइए, लोकतंत्र का और सबसे खूबसूरत लोकतंत्र का एक ही मतलब होता है कि जन भावना से सरोकार रखे सरकार। बिल्कुल, कोई भी सरकार हो बने वो जन भावना से समझे उस बातों को। और सबसे मेन भूमिका होती है विपक्ष की। विपक्ष जो कह रहा है उसको सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि विपक्ष ही सरकार को आईना दिखाता है। सरकार तो जीती में अंधी हो जाती है, लेकिन विपक्ष उसको दिखाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है देश में, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। आज चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे संसद की बात हो, चाहे राज्यसभा की बात हो, आप देखें ना किस तरीके से बयान होता है। कितने बिल पास हो गए, एक भी बिल पे अगर लोकसभा में राज्यसभा में बात हुई तो मुझे बता दो। सारे बिल कोरोना में पास कर लिया आपने। आप शर्म की बात देखो, अरे भाई क्यों चुन के भेजा आपने? इन लोगों को चुन के क्यों भेजा था? जब किसी बिल को पास करने से लिए आपने राज्यसभा में लोकसभा में कोई डिबेट नहीं करी, कोई बहस नहीं करी, आप सुनने की बात नहीं करते हो हैं। राहुल गांधी की सत्ता रद्द कर दिया आपने, उनको लगा कि बार बार बोल रहे हैं। एक बंदा इस देश में ऐसा है जो आंख से आंख मिला के बात कर रहा है, जो आम आदमी की बात करता है। इस दुनिया में हर आदमी को ये, चाहे मजदूर हो, चाहे दलित हो, चाहे अलग संख्यक हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे मिस्त्री वर्ग हो, चाहे रेलवे वर्ग हो, तमाम वर्ग से वो आदमी मिल रहा है। आप सोच के देखिए, हर आदमी की समस्या लेके लोकसभा में उठाने की कोशिश करता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, कभी माइक बंद कर देते हैं। पिछली बार तो इनकी सत्ता रद्द कर दी। आप सोच के देखो, ये तो देश के लोग थे, देश के युवा थे जो उन्होंने वापस बहाल करके आज देश में फिर विपक्ष को जिंदा खड़ा किया। बाकी इन लोगों का मकसद तो ये है कि विपक्ष नाम की चीज होना ही नहीं चाहिए। अब ये मुद्दे तो हैं, जब ये अपन को बोलने नहीं देंगे, उनको पता है कि बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे, उनको पता है शिक्षा के बारे में बोलेंगे, उनको पता है स्वास्थ्य के बारे में बोलेंगे, वो नहीं बोलने देंगे। उनको पता है क्राइम के बारे में बोलेंगे, लेकिन वो बोलने नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है इनकी आवाज़ दबा के रखो। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। पुष्कर जी, इस देश की स्थिति बहुत विकट है आज की डेट में। आप ये मत मानना, क्योंकि पिछले 15 साल में लोगों ने क्या क्या बताओ मुझे आप। पिछले 15 साल में एक भी ऐसी योजना मुझे आप बता दीजिए जो अपने घर तक पहुंची हो। एक भी सेंटर की योजना मुझे अगर मोदी की बता दोगे तो मैं आपको मान जाऊंगा। सिंगल योजना जल जो मिशन है, हाँ, वो आ रहा है, घर घर नाली आ रहा है। 15 साल में लोगों ने किया। कितना साल का रहा? तीसरी बात है मोदी जी। हाँ। तो कितना किया बताओ मुझे। एक योजना आप ऐसी बता दो, अपने गाँव से परिवेश के लोग हैं जो अब मेरे घर में आ रही है, आपके घर में आ रही है, यार ये योजना है। अपन बात करते हैं यार भामाशाह योजना बनी हुई है, अपन बात करते हैं चिरंजीवी बनी हुई है। ये योजना कैसे याद करते हैं? पेंशन बनी हुई है, कैसे याद करते हैं? कांग्रेस ने दिया तब याद कर रहे हैं ना। बीजेपी की एक योजना बताइए ना मुझे। भाई मोदी जी की एक योजना बताइए ना। एक योजना है किसानों को 12,000 रुपये देते हैं साल की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये योजना देते हैं। ये भी एक लालच आ रही है कि किसने पूछो दिया लोगों से। खातों में आती होगी, पूछो एक बार, जिनके खाते हैं पूछो एक बार, लोगों पूछो एक बार, बार बार अपडेट करवाते हैं। आप पूछो, अपडेट होता रहेगा, अपडेट जरूर करवाएंगे, लेकिन कितने लोगों की किस्तें आ रही हैं पूछ लो एक बार, क्या हाल है। अच्छा, ये पेंशन जो योजना थी 55 साल 60 साल के जो बुजुर्गों दी जाती थी, पूछो 6 महीने हो गए आए हुए। 6 महीने से बेचारे बुजुर्गों को रोज ई मित्र भी बुझाया जाता है, रोज वहाँ जाकर अपडेट करवाते हैं KYC। अभी तक उनकी कोई पेंशन नहीं आ रही है। बिल्कुल सुरेश जी, एक आगे का जो प्रश्न है, आगे आप राजनीति का क्या लक्ष्य लेके चलते हैं? जन भावनाओं के लिए कार्य करते हैं या फिर कोई ऐसा पार्टी जो आदेश या पद देती है उस पर जिम्मेदारी लेगी, क्या करना चाहते हैं? पार्टी के लिए तो काम करना ही है, और जन भावना और पार्टी की विचारधारा दोनों मैं समझता हूँ एक है।
चाहे वो पार्टी का काम हो चाहे जनभावना का काम हो। देखो बेसिकली अगर किसी सेवा के काम में अपन आ गए हैं, भाई पब्लिक सेवा में करनी है, वो किसी विचारधारा को जोड़ के हम कर रहे हैं, भाई मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और पब्लिक का काम करने में विश्वास करता हूँ, और यही है लक्ष्य, तो यही है कि मैं सेवा करता रहूँ निरंतर, और तो भगवान से भी ये आराधना करता हूँ कि मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं लोगों के काम आ सकूँ, लोगों की सेवा कर सकूँ। बिल्कुल सर। जी सर, अंतिम में आप राजनीति के साथ साथ और क्या शौक रखते हैं, क्या पसंद करते हैं? खेल कूद या किसानी करना क्या पसंद करते हैं? नहीं, मैं स्पोर्ट्स मैन रहा हूँ। अच्छा। नेशनल प्लेयर रहा हूँ राजस्थान का, 5 बार मैंने वॉलीबॉल नेशनल खेला है। वॉलीबॉल से? जूडो का मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ। मैं मल्टी टैलेंटेड आदमी रहा हूँ। हाँ, मतलब सिंगिंग का भी शौक मुझे रहा है। आपसे मैं पूछूं कि एक शब्द में कि आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बताएं। देखो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो मैं रोल मॉडल मानता हूँ महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जी। वैसा इस दुनिया में ना तो कोई हुआ तो ना कभी होगा। आज तक ये लोग जो हैं, हो सकता है ये मजाक बना रहे होंगे, लेकिन वो जो 5 फीट का जो दुबला पतला इंसान था ना, उसने इस पूरी दुनिया को बदल के रख दिया, और उस जैसा कोई नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, जिस आदमी के दुनिया से जाने पे 200 देशों के झंडे झुक जाएं हैं, और मैं कह रहा हूँ 5 फुट का जो, आप सोच के देखो, आप जो आज 5 मीटर की एक कपड़े में पूरी लपेट के पूरी ज़िंदगी निकाल दी, आप सोच सकते हो। और उस समय का वरिष्ठ था वो आदमी, उस समय का वकालत करे हुआ, जो विदेश पढ़ के आया हुआ आदमी, उपलब्धि मानी जाती है भाई, विदेश पढ़ा हुआ आदमी, और जिस आदमी ने एक नंगा फकीर जिसने इस देश को आज़ादी दिला दी, और अंग्रेज आज तक देख के रह गए कि यार था कौन ये आदमी। तो उसकी विचारधारा को जीने के लिए मतलब बहुत तप करना पड़ता है। तप करना पड़ता है, बिल्कुल। सामाजिक परिवेश की मैं बात करता हूँ, मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल है। आपके पिताजी? जी जी जी। मेरे पिताजी ने बहुत कुछ सिखाया है। आप सोच के देखो, उस ग्रामीण परिवेश में, बिल्कुल ग्रामीण देहात गांव के लोग, बहुत गरीबी से उठे हुए लोग हम, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छा एजुकेट मुझे किया। और उस टाइम से, जिस समय लोग जयपुर जानते नहीं थे, उस समय में मुझे जयपुर जैसी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में एडमिशन दिला के मुझे पढ़ाई करवाना। मैंने वहाँ से LLB किया, MBA किया, LLM किया, PhD की, मैंने सारा जो राजस्थान विश्वविद्यालय से किया, और तमाम मैंने डिग्रियाँ ली। तो मेरे घर वालों का, मेरे पिताजी का बहुत रोल रहा है, और मेरे भाइयों का भी रोल रहा है। मतलब उन लोगों ने कभी भी रहने का, बहुत मतलब सज्जन और सिंसियर लोग हैं, उनको वाकई ये पता नहीं है आज ही मैं क्या करता हूँ, आज भी उनको ये पता नहीं है कि मैं वाकई पॉलिटिक्स में क्या कर रहा हूँ। बस उन लोगों को इस चीज़ की खुशी है कि 15 साल से जिस सेवा में लगा हुआ ना, उसकी कभी भी नकारात्मक सोच नहीं आई भाई, कभी नेगेटिविटी उन लोगों को नहीं मिली। तो आज वो लोग इस तरह ये देख के खुश हैं कि यार चलो ठीक है, तो जो भी कर रहा है गलत नहीं कर रहा। पब्लिकली जो है, लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि यार ये गलत इशू है। तो उन लोगों को कल परसों आपका वीडियो भी था, किसानों के हित के लिए आप कुछ मुआवजे की ऐसी मांगे कर रहे थे, तो क्या कहना है आप? ये अभी आप पता है, जो गेहूं और फसल कटाई का काम चल रहा है, जो गेहूं चढ़ने का, बिल्कुल राजस्थान अचानक एक अकस्मात किसानों के ऊपर प्रकोप पड़ा भाई, अंधड़ है, आंधी तूफान ओले, और वाकई अपने एरिया में बहुत पड़े, बहुत लोगों की स्थिति खराब है। आप देखो जयपुर की जो नियर बाई है, बहुत बुरी स्थिति रही है लोगों की, बहुत से लोगों की हत्या भी हुई है, मर गए बहुत से लोग, मतलब कितने लोगों की। तो सरकार का ये वैसे कि तो ये करना ही नहीं चाहिए। जो संवेदनशील सरकार होती है वो तो खुश होती है इस चीज़ के बारे में। जनित मुद्दा है आम आदमी का, भाई बेचारा किसान क्या करेगा, 6 महीने से कितनी मेहनत कर रहा है, एक मिनट में सारा खेल खत्म कर दिया। अच्छा, मेरे क्या भजन लाल जी तो 20-25 दिन ही बता रहे हैं, वो तो होता है और काटते हैं भाई। पर्ची से जो बना हुआ मुख्यमंत्री जो है वो कुछ भी कह सकता है साहब। दुर्भाग्य है राजस्थान का कि ऐसे CM है। तो हमने तो ये मांग करी है उस CM से कि भाई जो वाकई जो फसल खराब हुई है उनकी तुरंत गिरदावरी करो, उनको मुआवजा दो, प्लस जो आपने किसान ऋण दिया था उनकी जो ब्याज है, भाई ऋण तो माफ़ करने की इनकी हिम्मत नहीं है, मुझे पता है, ये ऋण तो माफ़ नहीं कर सकते। ब्याज किसान कर्ज माफ़ तो ये कर नहीं सकते, लेकिन जो ऋण का जो ब्याज आ रहा है, कम से कम ब्याज तो 6 महीने कम कर दो। जब किसान की फसल बची नहीं तो आप कहाँ चलाओगे फसल? तो फसल नहीं है तो कम से कम ब्याज तो माफ़ कर लेना चाहिए। तो ये मांग मैंने क्या है भजन से की है, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। एक है अंतिम है, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट में? देखो दर्शक का एक्चुअली में क्या है, क्या पुष्कर जी, दर्शक का एक अलग अलग क्राइटेरिया है। आपके दर्शक महिला भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी प्रकार तमाम तरह के लोग हैं। आप भी, मुझे पता है इन चीज़ों का। अगर आप
भी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे पता है इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप भी एक सोशल सर्वेंट की तरह जुड़े हुए हैं। आप भी एक पॉलिटिक्स का ही काम करते हैं, आप भी एक सर्वेंट का ही काम है, सोशल सिक्योरिटी के तौर पे आप काम कर रहे हैं। बहुत जनमत के मुद्दे आप उठाते हैं कि मुझे पता है जब नेशनल हाईवे की रोड टूट रही थी और जब आम गरीब आदमी मर रहा था, आम गरीब आदमी के आशीने टूट रहे थे, किस तरीके से मुखरों की आप आवाज़ उठा रहे थे, मुझे बहुत अच्छी पता है। मैं बहुत अच्छे से वाच कर रहा था इन चीज़ों को, किस तरीके से आपको पुलिस ने डांटा गया, किसी अधिकारी आपको डांट रहे थे, उसके बावजूद आपने रुके नहीं, आप झुके नहीं, जनता से लड़ रहे थे। तो ये जो जनहित के मुद्दे आप उठाते हैं, आम पब्लिक का मेरा मैसेज कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो हो गुण मैसेज देने वाला, मैं सेवा कर रहा हूँ। आम आदमी को सिर्फ इतना फ़र्क करना चाहिए अच्छा और बुरा क्या है, ये आम आदमी को जरूर सोचना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसमें आम आदमी को फ़र्क करना आना ही चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए जी। तो ये हमारे स्टूडियो में आए थे आज, जो आपको बताई दिया सुरेश जी यादव कांग्रेस के बड़े प्रत्याशी हैं, और कहें तो एक आने वाली जिम्मेदारी इनको बहुत बड़ी दी जा सकती है, आशा उम्मीद करते हैं। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम अपने विचारों से हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया। थैंक यू सर।